वेलकम टू DCE MCQ सीरीज। चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम DC3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम DC1 और DC2 के इम्पोर्टेंट MCQs देख चुके हैं। ठीक है, आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इस CCA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षा प्रदान करना। क्या इस CCA का उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है? नहीं। ऑप्शन बी, केवल स्वास्थ्य सेवाएं देना। क्या बच्चों को केवल स्वास्थ्य सेवाएं दे उससे इस CCA का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? नहीं। ऑप्शन सी, बच्चे का समग्र विकास करना। यस, बच्चे का समग्र विकास करना यानी कि उसके हर एक पहलू पर ध्यान देना, बच्चे के विकास के हर एक पहलू को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा सुनिश्चित करवाना, यही इस CCA का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन की अवधारणा किसने दी? तो किंडरगार्टन की अवधारणा दी है ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल ने। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में फैक्चुअल भी है जो आपको याद रखने होंगे। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो तो मैं आपको समझा ही दूंगी और आप उनको तो कर ही लेंगे, लेकिन ये जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आपको याद रखना होगा। तो इसके लिए आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपका रिविजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेसरी मेथड में सबसे अधिक बल किस पे दिया जाता है? मोंटेसरी मेथड, तो मोंटेसरी मेथड पर सबसे अधिक बल दिया जाता है सेल्फ लर्निंग पर, यानी बच्चा खुद से सीखे, स्व अधिगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, 1945 में, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यूनिसेफ की स्थापना क्यों की गई थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसके बाद बच्चों की सहायता करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसको आप याद कर लेना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। निम्न में से कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण से सीधा जुड़ा है? तो बच्चों के कल्याण से सीधा जुड़ा हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिसेफ की स्थापना बच्चों के कल्याण के लिए हुई थी, तो यूनिसेफ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन से क्या तात्पर्य है? तो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन से तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन सी, वे बच्चे जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है शीघ्र सहायता एवं हस्तक्षेप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियरिंग इम्पायरमेंट से क्या संबंध है? तो हियरिंग इम्पायरमेंट से संबंधित है श्रवण, यानी कि सुनना बाधित होता है ना, उन बच्चों को होती है ये प्रॉब्लम हियरिंग इम्पायरमेंट की। विजुअल इम्पेयरमेंट का संबंध किससे है? तो विजुअल इम्पेयरमेंट का संबंध होता है देखने से। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिन बच्चों को देखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है या फिर ज़्यादा कठिनाई भी होती है तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मेंटल रिट्रेडेशन के लिए वर्तमान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो मेंटल रिट्रेडेशन के लिए वर्तमान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14, इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या अर्थ है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देना ताकि बच्चों में भेदभाव की भावना ना उत्पन्न हो। ठीक है, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, पेरेंट्स काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? तो पेरेंट्स काउंसलिंग होती है उनको मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रोसेस का प्रथम तत्व कौन सा है? कम्युनिकेशन प्रोसेस का प्रथम तत्व होता है सेंडर।
ठीक है, ऑप्शन बी सेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 17, फीडबैक का क्या महत्व है? तो फीडबैक का महत्व होता है संदेश की प्रभावशीलता जानना। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन बैरियर का उदाहरण कौन सा है? तो कम्युनिकेशन बैरियर का उदाहरण है नॉइस। कम्युनिकेशन बैरियर यानी कि कम्युनिकेशन में बाधा आना। तो अगर शोर बहुत ज़्यादा होगा तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं और हमारे आसपास कोई डीजे बजा रहा है या फिर ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहा है, तो हमें बात करने में प्रॉब्लम होगी ना। तो बस यही होता है कम्युनिकेशन में बाधाएं आना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कम्युनिकेशन बैरियर होता है नॉइस से। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संचार। और ये जो संचार होता है ना, दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संचार, आमने सामने बैठकर बातचीत करना प्रत्यक्ष रूप से, ये संचार का सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसमें गलतफहमियां होने के चांसेस कम रहते हैं। इसमें कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो बैरियर्स आते हैं, वो कम हो जाते हैं, है ना। तो ये होता है दो व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संचार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ईसीसी संदेशों के प्रसार का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? ईसीसी संदेशों के प्रसार का सबसे प्रभावी माध्यम होता है व्यक्तिगत संपर्क। अभी मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन वाला, तो बस वही है व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क विश्वास एवं समझ को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 21, मैनेजमेंट का प्रथम कार्य क्या है? तो मैनेजमेंट का प्रथम कार्य होता है प्लानिंग करना। मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट तभी तो करेंगे जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए योजना होगी। तो सबसे पहली स्टेप होती है योजना बनाना। तो मैनेजमेंट का प्रथम कार्य होता है प्लानिंग करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्गेनाइजिंग का संबंध किससे है? तो ऑर्गेनाइजिंग का संबंध होता है कार्य एवं संसाधनों के समन्वय से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग का संबंध किससे है? स्टाफिंग का संबंध होता है कर्मचारियों की नियुक्ति से। स्टाफिंग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उनकी नियुक्ति करना, उनको कार्यभार सौंपना, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या है? तो मॉनिटरिंग का उद्देश्य क्या होता है? सतत निगरानी रखना, केवल रिपोर्ट बनाना, केवल मूल्यांकन करना या फिर केवल निरीक्षण करना। तो मॉनिटरिंग होती है सतत निगरानी करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इवेल्यूएशन की मुख्य उद्देश्य होता है कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैं आज के 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसमें से आज के 25 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ए चाइल्ड किस वर्ष अपनाया गया था? ठीक है, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, वो किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1989 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, बाल अधिकारों का कौन सा वर्ग बच्चों को शोषण एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है? बाल अधिकारों का कौन सा वर्ग बच्चों को शोषण एवं हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन राइट्स। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसकी व्याख्या भी लिखी हुई है, ताकि अगर आपको वापस से रिवीजन करना हो तो आप केवल इनकी व्याख्या को पढ़ लेना। ठीक है, इससे आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ये मैं बहुत मेहनत से बनाकर लाई हूँ क्वेश्चंस, तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। आपके एग्जाम में 101% इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देके वापस आके मुझे कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाइवल राइट्स का संबंध किससे है? सर्वाइवल राइट्स, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी जीवन एवं स्वास्थ्य, ऑप्शन डी मतदान। तो ये तो हमें नाम से पता चल रहा है कि सर्वाइवल राइट्स, तो इसका संबंध हो जाएगा जीवन एवं स्वास्थ्य से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये इसकी व्याख्या है। देखो सर्वाइवल राइट्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है भोजन, स्वास्थ्य, आश्रय और जीवन का अधिकार शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
डेवलपमेंट राइट्स का संबंध किससे है? तो डेवलपमेंट राइट्स, डेवलपमेंट से नाम से पता चल रहा होगा विकास, तो इसका संबंध है शिक्षा और विकास से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पार्टिसिपेशन राइट्स का अर्थ क्या है? तो पार्टिसिपेशन राइट्स का अर्थ होता है बच्चों को निर्णयों में अपनी बात रखने का अवसर देना। ठीक है, कि बच्चे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको अधिकार मिले उनके निर्णय बताने का, उनकी बात रखने का, ये सब अवसर बच्चों को देना, यही होता है पार्टिसिपेशन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 31, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मुख्य लाभ होता है कार्यक्रमों की स्वीकार्यता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए उसकी व्याख्या। समुदाय की भागीदारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाती है। ठीक है, अगर कोई कार्यक्रम चला रही है सरकार, उसमें अगर समुदाय भी भाग ले रहा है, समाज के लोग भाग ले रहे हैं, तो वो अधिक प्रभावी हो जाएगा ना, और वो टिकाऊ भी रहेगा, उसकी जानकारी भी लोगों तक पहुंचेगी। तो ये इसका राइट आंसर है कि इससे कार्यक्रमों की स्वीकार्यता बढ़ती है, लोग उस कार्यक्रम को जल्दी से अपनाते हैं। ठीक है, और उसमें भाग भी लेते हैं, उसके लिए जागरूक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ईसीसी कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक होती है? ईसीसी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक होती है? ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल एड का उदाहरण कौन सा है? ऑडियो विजुअल एड यानी कि जिसमें आवाज़ भी आती हो और दिखाई भी देता हो, ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें आवाज़ भी आती है और दिखाई भी देता है? पोस्टर। क्या पोस्टर में आवाज़ आती है क्या? नहीं। चार्ट दिखता है लेकिन इसमें आवाज़ आती है? नहीं, इसमें भी आवाज़ नहीं आती है। टेलीविज़न, यस, टेलीविज़न में हम विजुअल्स देख भी पाते हैं और ऑडियो भी सुन पाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविज़न। पुस्तिका से आवाज़ आती है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑडियो विजुअल एड का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑडियो विजुअल एड का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कम्युनिकेशन एड का उद्देश्य क्या है? कम्युनिकेशन एड हम क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए संदेश को प्रभावी बनाना, ऑप्शन बी भ्रम उत्पन्न करना, ऑप्शन सी रिकॉर्ड करना, और ऑप्शन डी है मूल्यांकन करना। तो हम कम्युनिकेशन एड क्यों बनाते हैं? कम्युनिकेशन एड भ्रम उत्पन्न करने के लिए बनाते हैं क्या? नो। क्या कम्युनिकेशन एड रिकॉर्ड रखने के लिए बनाते हैं कि हमें किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना हो? नहीं। कम्युनिकेशन एड मूल्यांकन करने के लिए? नहीं, मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा बनाते हैं कम्युनिकेशन एड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन एड हम बनाते हैं संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल उपचार करना हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य होता है? नो। केवल रिपोर्ट बनाना? नो। केवल सर्वेक्षण करना? नहीं, सर्वेक्षण करना? नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, इसी के लिए की जाती है हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। आप इनकी व्याख्या जरूर पढ़ना, एक बार वीडियो को वापस से देखना और क्वेश्चंस को याद कर लेना। इससे आपके एग्जाम में आपको 101% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप विश्वास रखिए, इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, न्यूट्रिशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यूट्रिशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है संतुलित आहार के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्कूल एजुकेशन मैसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्री स्कूल एजुकेशन का मैसेज क्यों दिया जाता है? ताकि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है ना, उसके महत्व को लोगों को समझाया जा सके। ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख उद्देश्य होता है सामाजिक सेवा करना। जैसे ये वॉलेंटियर होते हैं ना हमारे समाज में, बहुत सारे स्वयंसेवी कहते हैं जिनको, तो बस यही उद्देश्य होता है उनका, सामाजिक सेवा करना। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी समान अवसर, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। तो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को समान अवसर देने चाहिए ताकि उनमें भेदभाव वाली भावना उत्पन्न ना हो कि हमारे साथ तो भेदभाव किया जाता है या फिर ऐसा कुछ, है ना। ये इसकी व्याख्या कि प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। यही होता है स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, कि समान अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 40,
चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए सबसे उपयोगी माध्यम कौन सा है? चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए सबसे उपयोगी माध्यम कौन सा होता है, बताइए। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी कि जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होगी उनके लिए सबसे उपयोगी माध्यम कौन सा होगा? ब्रेल। ब्रेल लिपि लिखते हैं ना जो अंधे बच्चे होते हैं, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ब्रेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए कौन सा माध्यम सबसे अधिक उपयोगी है? हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत होती हो उनके लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयोगी है? तो उनके लिए होता है सांकेतिक भाषा। जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत होती हो, हम कुछ बोलेंगे उनको कहेंगे तो उनको सुनाई नहीं देगा, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। कि उनको अगर हम कह रहे हैं कि आ जाओ तो ऐसे हाथ से आने का, पास बुलाने का इशारा करेंगे, हम उनको कुछ ऐसे पानी पिलाने के लिए कहेंगे तो उनको पानी की बोतल दिखाएंगे, है ना। ये होती है सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन का उद्देश्य होता है सकारात्मक व्यवहार विकसित करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, पेरेंट्स काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेरेंट्स काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है परिवार को सहयोग और मार्गदर्शन देना। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोग्राम प्लानिंग का आधार क्या होना चाहिए? प्रोग्राम प्लानिंग का आधार होना चाहिए बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। हम बच्चों के लिए अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो बच्चों की आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्गेनाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों का उचित उपयोग करना। हम कह रहे हैं कि हमें हमारा रूम ऑर्गेनाइज करना है या हमें कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजिंग वे में करनी है, तो हमें उसके लिए उसके जितने भी संसाधन होते हैं उनका उचित उपयोग करना होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमें हमारा रूम व्यवस्थित करना है तो अगर हमारे कपड़े बाहर पड़े तो उनको समेट के अलमीरा में रख देंगे, है ना। हमारे बैग को सही जगह पर रखेंगे तो अलमीरा क्या होगी? कपड़ों को रखने का साधन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसाधनों का उचित उपयोग करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुपरविजन क्यों किया जाता है? केवल दंड देने। ऑप्शन, अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं कि सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1, कार्य की गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन बी, दंड देना। दंड देने के लिए सुपरविजन करते हैं? नहीं। दंड देने के लिए सुपरविजन क्या करते हैं क्या? नो। कर्मचारियों को हटाने के लिए करते हैं? नहीं। रिकॉर्ड बनाने के लिए? ओनली रिकॉर्ड बनाने के लिए तो नहीं करते हैं। तो सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, रिकॉर्ड कीपिंग क्यों आवश्यक है? अब ये पूछ रहा है कि रिकॉर्ड हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं तो वो रिकॉर्ड क्यों रखना आवश्यक है? तो रिकॉर्ड हमें रखना आवश्यक होता है क्योंकि कार्यक्रम की प्रगति और दस्तावेजीकरण कर सके। ठीक है, कि कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है, हमने जो प्रोग्राम्स चलाए हैं वो उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, लोग उसमें भागीदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो बच्चों के लिए सही है या नहीं है, तो इसके लिए हमें रिकॉर्ड कीपिंग रखना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का संयुक्त उद्देश्य क्या है? मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का मुख्य उद्देश्य होता है कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, बच्चों के कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यानी कि बच्चों के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके सफल संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है भवन बनाना? नहीं। फर्नीचर? नहीं, फर्नीचर तो बाद में बनाएंगे। विज्ञापन? नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है प्रभावी प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रबंधन प्रभावी होना चाहिए, वो बच्चों के लिए सही होना चाहिए। ठीक है, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं ना उनके लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, DC3 का केंद्रीय उद्देश्य क्या है? जो हमारा DC3 है ना, ये जो पेपर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें? तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण को सुनिश्चित करना। DC3 में हम बताया जाता है कि बच्चों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बच्चों का समग्र विकास करने के लिए क्या क्या योजनाएं उचित होती है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
DC3 बच्चों के लिए उपलब्ध सेवाओं, कार्यक्रमों, विशेष आवश्यकताओं, संचार और प्रबंधन के माध्यम से उनके समग्र विकास पर केंद्रित है। ठीक है, ये होता है DC का मुख्य उद्देश्य, उसका केंद्रीय उद्देश्य, जिसके लिए हमारे इग्नू के सिलेबस में DC3 का पेपर डाला गया है। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए मैंने लिखी है कि मेहनत का हर छोटा कदम आपको सफलता के करीब ले जाता है। आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। और आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आपका इस वीडियो को लाइक करना ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर DC एग्जामिनेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।